स्पेशल केसेस किसके अंदर चल रहे हैं? ये उसी टॉपिक के अंदर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और सब आप लोग डायग्राम बना करके रख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। और दो डायग्राम बना करके रखिएगा, एक ये वाला जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, और इसके सामने एक पैरेललोग्राम वाला इसका डायग्राम। और ये इसका डायगोनल, इसी को हम आर वेक्टर बोल रहे हैं। ये एंगल पूरा बड़ा वाला एंगल थीटा, और इस एंगल को हमने बोल रखा है अल्फा, ठीक है। और इस एंगल को हम बोल रहे हैं बीटा, ठीक है। तो हमने अल्फा तक सब कुछ पढ़ रखा है, तो हम अल्फा भी निकाल लेंगे, बीटा भी निकाल लेंगे, तो ये भी कर लेंगे। तो इसके अंदर पहले हम इन जनरल जो रिजल्ट आए थे वो लिख लेते हैं कि रिजल्ट क्या थे, तो उसी बेस पर हम कर पाएंगे ये वाली सिचुएशन, ठीक है। आवाज तो सभी को आ रही है ना प्रॉपर? देखिए भाई, रिजल्ट, इसके रिजल्ट्स क्या क्या थे? जनरल रिजल्ट, पहला रिजल्ट था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर is equal to magnitude of r vector is equals to, so magnitude of r is given by under root of magnitude of a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos theta where theta is equals to एंगल बिटवीन, ये सब कुछ मतलब बिल्कुल माइंड में छपी हुई होनी चाहिए आपके, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इसमें ये जो भी चल रहा है मैग्नीट्यूड्स है भाई, है ना। ए एंड बी का मतलब ये मैग्नीट्यूड में लिखनी होती है सारी चीज। सेकेंड, टेन एल्फा, अब फॉर्मूला रटने में आ जाना चाहिए आपको, है ना। नीचे और ऊपर साइन थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर नीचे आना तो साइन अपॉन कॉस है, ठीक है। तो एल्फा के को निकाल रहे साइन थीटा, तो कॉस थीटा तो आएगा ही। साइन थीटा के साथ वो एंगल आएगा जिसके साथ आर नहीं बना रहा है अपना एंगल, ठीक। आर अल्फा बना रहा है ए के साथ, तो किसके साथ नहीं बना रहा? बी के साथ, तो बी साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है वो खाली छूटेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बीटा लिख दिया, तो इसका रिजल्ट टेन बीटा, मैं क्या लिखूंगा? टेन बीटा। अब ये आर एंगल किसके साथ बना रहा है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, वेयर आर अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर, और बीटा क्या है? एंगल ऑफ आर वेक्टर विद बी वेक्टर, ठीक। तो टेन बीटा क्या लिखूंगा वही फॉर्मेट, वही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके अंदर साइन थीटा के साथ वो आएगा जिसके साथ नहीं बन रहा एंगल। इस टाइम बीटा बी के साथ बन रहा है, किसके साथ नहीं बन रहा? ए के साथ, ए साइन थीटा, तो खाली वही छूटेगा, बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये टाइम बीटा, अगर ऐसे मतलब वो भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं। दीज आर द रिजल्ट इनके स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस वन, व्हेन क्या बोल दूं? A इज परपेंडिकुलर टू B, जब A वेक्टर और B वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो, दिस इंप्लाइज दैट ऐसी सिचुएशन में थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किनके बीच का एंगल बोला जा रहा है? A और B के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दिस इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो इस टाइम पर जो रिजल्टेंट आएगा वो ध्यान से देखिएगा कि कैसे आएगा।
दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये थीटा तो 90 डिग्री है ही सही, और ये अल्फा, हम जनरली अल्फा ही फाइंड करेंगे क्योंकि बीटा अगर फाइंड करना होगा तो फॉर्मेट हमें पता है उसका, ठीक है साहब। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द मेन फॉर्मूलाज, हम ये इन दोनों पर के ही ऊपर स्पेशल केसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा थीटा 90 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा विल बी इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए साहब 0। भाई 0 टू 180 डिग्री की सभी को वैल्यूज आनी चाहिए, 0 टू 180 डिग्री तक की सभी की को वैल्यूज, इनफैक्ट 0 टू 180 डिग्री नहीं, जो रेगुलर एंगल्स है उनके मल्टीपल्स की टर्म्स में कैसी भी वैल्यू हो, जैसे 120 हो गया पता होनी चाहिए, 135 हो गया पता होना चाहिए, 60 है पता होना चाहिए, ठीक है, 270 तो जनरल एंगल है ही वो पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, वन और क्या हो सकते हैं 225, ऐसे कुछ, मतलब जो भी इस तरह के एंगल्स है जिनको पाई या पाई बाय 2 की टर्म्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करके रेगुलर एंगल्स की फॉर्म में लाया जा सके, यानी कि जैसे मैंने बोला कि 120, तो 120 क्या हो गया 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, और 30 एक रेगुलर एंगल है, तो किसी भी एंगल को अगर आप 0, 30, 45, 60 इन एंगल्स में अगर कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ 180 एंड 90 डिग्री के मल्टीपल्स, सो ये सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए, जिनको नहीं आती है वो बाद में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी चल रही है 0, तो ये 0 इंटू पूरा का पूरा टर्म 0, सो फाइनली हमारे पास बचा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्योंकि हर जगह पे काम आएगा। इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, whenever any two vectors, whenever इसको वर्डिंग्स में लिखते हैं, any two vectors A and B are perpendicular to each other, ये वर्डिंग में ही याद रखनी है आपको, that is A perpendicular to B, then their resultant will be, then their magnitude of resultant vector will be magnitude of R is equals to under root of A square plus B square। ये कहां पे काम आएगा देखिएगा साहब आप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे काम है इसका। एग्जाम्पल से पहले एक काम करते हैं कि एक tan अल्फा भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एंड सेकेंड, एंगल ऑफ R विद अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे बात करें, tan अल्फा क्या होना चाहिए, tan अल्फा होगा B sin 90 अपॉन A प्लस B cos 90, cos 90 फिर से 0, तो B cos 90 पूरी टर्म हो गई 0, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये sin 90 की वैल्यू हो गई 1, तो B इंटू 1 B, तो आपके पास आया tan अल्फा इज इक्वल टू B बाय A, बोले तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाय A। और अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं कि इसको कहां पर और किन सिचुएशंस में हम डायरेक्टली यूज में लेंगे। देखिए साहब, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, मतलब आपको बोल दिया कि फाइंड, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक एक्स वेक्टर है, तो ये एक्स और एक्स की डायरेक्शन को क्या बोल सकता है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, और एक है वाई वेक्टर, तो ये वाई वेक्टर है, तो वाई वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वाई जे कैप, हमें पता ही है एक्स डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप, वाई वेक्टर की वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। तो एक्स तो कहला रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, आई कैप कहला रही है इसकी डायरेक्शन, वाई का मैग्नीट्यूड, और जे कैप इसकी डायरेक्शन, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई डायरेक्शन। आपसे पूछा एक्स
अगर ऐसा कोई वेक्टर है जो इन दो के अलोंग चल रहा है, यानी कि मैं लिख दूं लेट सपोज कोई पी वेक्टर दे रखा है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, ये ऐसे बोल दो एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो एक्स वेक्टर बेसिकली है क्या, क्या यहाँ पर एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब ये और ये इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये इनका क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। दिस इज नथिंग, पी वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स एंड वाई बोलना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर। ठीक है, तो इसको इधर लिख देता हूं मैं, वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे कैप। तो इनका जो पी वेक्टर है वो कैसे निकल करके आएगा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला जो डायगोनल है यही किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, पी वेक्टर को। तो ये पी वेक्टर हो गया। आपसे पूछा पी वेक्टर क्या होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखूं या इसको लिखने का दूसरा तरीका, और एक्स वेक्टर को ऐसे अगर इस टर्म्स में लिखा जाएगा, आगे चल के देखेंगे हम यही नोटेशन सबसे ज्यादा यूज करेंगे, बाय जे के। दोनों का ये मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर। दोनों ही सिचुएशन में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वी, अब आपको पूरा थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता है, यू नो दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डन। ठीक है, अच्छा सेकंड, what is the angle of p with x, so this is alpha, then what you need to write, tan alpha is equals to, ध्यान से देखें x के साथ अगर ये एंगल बन रहा है तो y अपॉन x, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो बहुत सी जगह इसको डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज में ले लिया जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड ध्यान रखना है अल्फा इज द एंगल ऑफ p विद x, ये x के साथ एंगल बनना चाहिए। tan बीटा बोलूंगा तो x अपॉन वाई। अगर आप लोग जिन जिन के ग्रेड 11th में मैथ्स होगी तो आप उनके मैथ्स के अंदर भी आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन वगैरह के अंदर, उसमें भी आपके ये फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, किसी ने क्या, सबने 9th 10th तो सबने पास कर रखी है, तो पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखी है। तो ध्यान से देखो कि क्या ये सिचुएशन यही इसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये हो गया एक राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हो गया सर, लेट्स सपोज पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर को, पी आर वेक्टर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखें, अगर कोई कहता मुझसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आर का मतलब नथिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब नथिंग बट द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या आनी चाहिए थी, जो आपको बचपन से डायरेक्टली सिखा दिया जाता है कि भैया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट यही तो करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो ये रहा पीजीटी कैसे आई, ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा इसका जनरल, ये कहां से आया, जनरल रिजल्ट ये रहा, यहां से आपको पीजीटी थ्योरम का प्रूफ मिल गया। ठीक है, कि कैसे चला। हम वेक्टर से बहुत ज्यादा मैथ्स के अंदर काम करते हैं, तो इसलिए वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोगों के लिए कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, तो यहां तक ये वाला सबको कितनों को अच्छे से समझ में आ गया। सो दिस वाज द स्पेशल केस 1, और आप इसको एज इट इज नोट करेंगे नोटबुक के अंदर। ओके, ऑलराइट, स्पेशल केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने 90 डिग्री लिया है, स्पेशल केसेस किन किन के लिए लेते हैं वो भी बता देते हैं। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये 3 एंगल हैं जो हमारे क्या कहलाएंगे, स्पेशल केसेस वाले एंगल्स, जिससे आपको ध्यान रहे कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो यू कैन यूज दीज सच वैल्यूज एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक, तो स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 क्या है वो स्पेशल केस 2, तो देखिएगा साहब आप, when both a vector and b vector are parallel, that means a vector is parallel to b, a vector parallel to b, और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड इज व्हाटएवर, डजंट मैटर एट ऑल, ए वेक्टर बी वेक्टर,
दोनों अगर एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, सो ऑलवेज रिमेंबर, इसका मतलब है इसको उठा करके इसके ऊपर रखा जा सकता है। तो अगर ये ए वेक्टर है और इसके ऊपर कहीं पे मैंने बी वेक्टर को रख दिया तो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप होगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा ये बड़ा वाला ए वेक्टर है और छोटा वाला बी वेक्टर है, दोनों ओवरलैप हो चुके हैं, इसका मतलब ये ऐसी चीज नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं बनाई जाएगी, सिचुएशन ये बताई जाएगी। और इसका मतलब होना चाहिए कि थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। माइंड में हमेशा चीजें चलनी चाहिए बिल्कुल साफ साफ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि यार थीटा कैसे 0 डिग्री निकाला, अरे यार एंगल बिटवीन ए एंड बी, खत्म कहानी, ठीक है, ए और बी के बीच की है। अगर थीटा 0 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्यों लिखते हैं बार बार, क्योंकि इसमें पुट करना है, इसलिए कॉस थीटा लेते हैं। सो कॉस थीटा विल बी इज इक्वल टू कॉस 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और ये 1 वैल्यू होती है सब मैक्सिमम, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यूज होती है 1, साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, ना कि 0। 0 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, इसलिए मैंने उसमें मिनिमम कहीं नहीं लिखा, ठीक। तो ध्यान से देखें, कुछ भी कर लो आप, थीटा कुछ भी कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा बना ही रहेगा। अब इसमें जो भी कम होना है, ज्यादा होना है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, +2ab cos थीटा पर। तो cos थीटा, थीटा की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी, 2ab के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन चेंज होगा। तो अगर इसमें कुछ ऐड होता जाए तो ये वैल्यू पूरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बना वही है, उसमें और ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, तो बड़ा होता जा रहा है। वो किस पर डिपेंड करेगा, cos थीटा पर। तो जिस टाइम cos थीटा मैक्सिमम हो जाए तो r की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम वही केस कर रहे हैं। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो इस टाइम पे जो भी आंसर आएगा वो r का मैक्सिमम आंसर आएगा। इसी तरह से cos थीटा छोटा होता जाए, ठीक है, और नेगेटिव में छोटा होता जाए, तो आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, मान लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, और उसमें नेगेटिव आता जाए तो ये वैल्यू 25 से और कम होती जाएगी। अगर यहाँ पे cos थीटा की मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाए तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट शुड बी मिनिमम। तो जो केस 3 आने वाला है दैट विल बी फॉर मिनिमम ऑफ r, मैग्नीट्यूड और r की मिनिमम वैल्यू, और जो केस 2 चल रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r के लिए चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। So then first part magnitude of r is equals to, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि cos 0 1 है, तो इस पूरी वैल्यू को 1 आपको कर देना है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, और ध्यान से देखें, अगर इसको घूर के देखो इस फॉर्मूले को, कुछ होना चाहिए आप लोगों को, कुछ हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर बना और अंडर रूट में स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल जैसे ही क्या, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ r। यही क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। इसको लिखेंगे कैसे और थोड़ा, ताकि बाद में जब क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। r वेक्टर इज इक्वल टू, ये a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a है ये, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भाई दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। a प्लस बी डायरेक्टली ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ऑलवेज ऐसा हो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज इक्वल टू हो, ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होंगी जिसमें इक्वल टू हो सकते हैं, इट्स नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब इस टाइम पे ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज द r max। दिस r is nothing but the magnitude of a plus b। ध्यान से देखो, ये r is nothing but r किन का वेक्टर सम था, a plus b का। तो a plus b तो जनरल फॉर्मूला ये है, a plus b की स्पेशल सिचुएशन आई है जिस टाइम पे a plus b हुआ है। तो ये कब हुआ है, ऐसा सिचुएशन कब हुआ है, when a is parallel to b, that is when थीटा इज इक्वल टू 0, जब होगा तभी ये वैलिड होगा, ऑलवेज नहीं, दैट ठीक है। सो इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, या ऐसे बोले इफ cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी कैन नेवर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर नीट एंड IIT JEE।
मैंने cos 0 क्यों नहीं लिया? मेरे को वो सभी वैल्यू जहां पे cos थीटा 1 हो सकता हो उन सभी में मुझे आंसर यही मिलेगा। कैसे मिलेगा? cos 360 डिग्री रखा, तो cos 360 रखूंगा तो ये यही वैल्यू 1 किस पर भी आ सकती है? cos 360 पर। cos 360 यानी कि 2 पाई, इस पर भी वैल्यू 1 ही होती है। तो जितने भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं उन सभी में cos थीटा 1 आता है, सभी पे आंसर आपको सेम निकल करके आएगा, सेम निकल करके आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज द स्पेशल केस 2 का फर्स्ट पार्ट। और इसका सेकंड पार्ट भी कर ले भाई, एंगल कितना हो रहा होगा इस टाइम पे, तो आप खुद सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि R अगर ये A है और ये B है, तो आप खुद देखो कि अगर इसको मैं 3 मीटर लिख देता, 3 मीटर आई कैप का मतलब x डायरेक्शन, 3 मीटर और ज्यादा किसी, ये 3 मीटर आई कैप मतलब x डायरेक्शन, और इसको मैं मान लीजिए 5 मीटर लिख देता आई कैप, ये भी क्योंकि x डायरेक्शन में ही, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग? 3 + 5 8, तो आ भी तो रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो गया। और डायरेक्शन किधर की तरफ रही? दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओवरऑल? 8 मीटर, और डायरेक्शन आई कैप। इसका मतलब इसका जो एंगल है, एंगल किसके साथ है? अल्फा, आर का ए के साथ। लेकिन हमें इस डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि जो आर वेक्टर आएगा, या आर वेक्टर, वो 8 मीटर आई कैप, अगर ये एक वैल्यू लेकर के काम करें तो इसकी डायरेक्शन भी आई कैप ही होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये आर खुद ए की तरफ ओवरलैप हो, और आर जैसे जैसे ए की तरफ ओवरलैप होता जाएगा वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, और ए पर ओवरलैप हो जाए तो अल्फा 0 आना चाहिए। ये डायग्राम के लॉजिक से समझ में आया। मैथ्स के लॉजिक से समझ लेते हैं भैया जल्दी से कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। तो सेकंड, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 0 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 इंटू बी 0 अपॉन a प्लस b cos 0 की वैल्यू 1, 0 अपॉन एनीथिंग a प्लस b, आंसर 0। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 0। tan अल्फा की वैल्यू 0 आई है, तो अल्फा कितना डिग्री होना चाहिए? कोई सा भी tan थीटा 0 कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री 180 डिग्री पर, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है। तो ये 0 डिग्री, ये tan अल्फा की वैल्यू है, ये एंगल की वैल्यू। ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग क्योंकि पैरेलल है, तो या तो आप 0 डिग्री बोल दो, 2 पाई बोल दो, 4 पाई बोल दो, कुछ भी एक्स एक्सिस पे के अलॉन्ग, ठीक है। कितनों को ये पूरा कुछ समझ में आ गया? स्पेशल केस 3 पढ़ते हैं। तो स्पेशल केस 3 है हमारे पास कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर की तरफ है। सो ये इसको क्या लिखूंगा मैं? 3 मीटर माइनस आई कैप। तो थीटा कितना हो गया? इसको कैसे करेंगे अब यहाँ पर? अब थोड़ा सा देखिएगा भैया, इसके अंदर बस जो समझना है वो इतना सा। इनके बीच का एंगल देखने के लिए क्या करते हैं? दोनों की टेल को ज्वाइन कर देते हैं। इनके बीच का एंगल देखने के लिए दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया? टेल को एक पहले तो हमने ये लिया है, ये ए वेक्टर हो गया, फिर इसकी टेल पर दूसरे वेक्टर की टेल, इसको एज इट इज उठा करके बस यहाँ फिट कर दें, बिना मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन चेंज किए। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो ये इनके बीच का एंगल हो गया। क्लियरली ये एंगल नजर आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आइंदा से हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दिस इज एंटी पैरेलल का साइन। ये जनरली हम वैसे तो कोई साइन अलग से दे नहीं रखा, फिर भी ऐसे बना देते हैं, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे पैरेलल के अंदर, उससे ये समझ में आ जाता है कि एंटी पैरेलल है। तो थीटा यहाँ पर जब भी एंटी पैरेलल बोला जाए, एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन बोल दो, एंटी पैरेलल बोल दो, है ना, आर एंटी पैरेलल, और ऐसा लिखाओ और इन
अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे भी बोला जा सकता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मतलब सेम है। देन आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कॉस 180 डिग्री, यानी कि कॉस पाई, और इसकी वैल्यू जो होती है कॉस 180 की डिग्री होती है -1, और -1 इज द मिनिमम वैल्यू। अभी प्रीवियस क्लास में बताया था +1 होती है मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए, और -1 होती है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यूज -1 कहां पर आती है, हमेशा पाई पर, यानी कि 180 डिग्री पर। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले जो भी एंगल्स होंगे, सिंपली ऑड मल्टीपल्स ऑफ ऑल पाई, पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, 9 पाई हो गया, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 70 पाई, so on. Pi के odd multiples will give you -1 value for cos theta, and cos theta के जो भी even multiples of pi होंगे 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 2n pi. So always remember, जिनको नहीं पता हो वो कहीं पे लिख लीजिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट। ठीक, cos थीटा की वैल्यू cos 2n पाई, 2n पाई ऑलवेज +1, एंड cos थीटा की वैल्यू cos 2n ±1 पाई, ये हमेशा -1। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई का मतलब है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई के जितने भी इवन मल्टीपल्स होंगे उस पे cos थीटा की वैल्यू +1। ठीक, और थीटा इज इक्वल टू 2n -1 या 2n +1, तो प्लस हो चाहे 1 माइनस हो, इनटू पाई, बोले तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो इन पर हमेशा वैल्यू कितनी आएगी cos थीटा की, -1। जबकि, और ये हमेशा ये एंगल कहां लाई करते हैं, डायग्राम में भी बना लेना सब आप, ताकि आपको डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना। तो आपको पॉजिटिव एक्सिस पे बनाने हैं सभी के सभी, 0, 2 पाई, 4 पाई, तो ये वाली जो प्लस एक्स एक्सिस है इसको हम प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो आप n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखोगे, n इज इंटीजर वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू, यू विल बी ऑब्टेनिंग दीज वैल्यूज। ठीक है, कोई से भी, तो और यहां पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सोन, तो ये आ जाएगा 2n पाई। ठीक है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि 2n का मतलब 2 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे वो इवन बन ही जाएगा। और यहाँ पर ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n -1 या +1, डिपेंडिंग ऑन आप वैल्यूज कहां से स्टार्ट कर रहे हो, n की वैल्यू, है ना। n की वैल्यू मान लीजिए आपने 0 रखी +1 लेकर के, तो आपको पाई मिल जाएगा पहले, या फिर आपने 2n -1 पाई लिया है और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 -1 1 पाई, पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन। ठीक, ये y एक्सिस पे क्या एंगल लाई करते हैं, 90 डिग्री के मल्टीपल्स। ठीक है, 90 डिग्री के मल्टीपल्स, जिसमें क्या होता है, साइन, मतलब सॉरी, ये y यहां पर क्या होता है 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स। अब ऑड मल्टीपल्स इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ये होता है कि ये π/2, इस पूरी y एक्सिस पे π/2 के ऑड मल्टीपल्स पाए जाएंगे, तो ये π/2, तो ये 3 π/2, फिर ये 5 π/2, फिर ये 7 π/2, फिर ये 11 π/2, फिर ये 11 के बाद कितना आ जाएगा 13 π/2, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ऊपर ध्यान से देखोगे 1 π/2 आएगा, उसके बाद 4 ऐड करते जाओ, 1 π/2 सर, हाँ सर 7 π/2 के बाद ऊपर, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 7 के बाद मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट, माइंड में मैंने 4 कर दिया, 9 π/2, 9 वहां चला गया तो 11 π/2। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, ये तो हो गया एक तरीका याद रखने का, मतलब आपको जो ऊपर π/2 दिख रहे हैं उनमें 4 ऐड करते हुए चले जाओ, अपने आप अगर कहीं गलती भी होगी तो समझ में आएगी कैसे। जैसे मैंने बोला 1 π/2, फिर उसमें 4 ऐड कर दो, क्या बना 5,
5 में 4 ऐड कर दोगे क्या बनेगा 9, 9 में 4 ऐड कर दोगे क्या बनेगा 13, तो 9 के बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि 9 में 4 ऐड किया तो 30, फिर 13 में ऐड करोगे 4 तो 17 π/2। इसके अंदर भी नीचे भी आपको 4 4 ऐड करते हुए चलने, जैसे आपने यहाँ पे 3 है ना, पहला इसका स्टार्ट होना है π/2, सबको पता होता है ये π/2 ही होता है, π/2 बोले तो 90 डिग्री, और ये वाला 270 होता है यानी कि 3/2। 3/2 के बाद 4 ऐड कर दो, तो 3 में 4 ऐड किया तो 7, 7 में 4 ऐड किया तो 11, 11 में 4 ऐड किया तो 15, तो ये नीचे आती जाएंगी, तो 11 π/2 के बाद 15 π/2। ठीक, π/2 वाली लाइन पर, y एक्सिस वाली लाइन पर हमेशा cos थीटा 0 होगा, cos थीटा ऑन y एक्सिस, कंप्लीट y एक्सिस हमेशा वैल्यू 0 मिलेगी, डन। ठीक है, y एक्सिस पे cos थीटा की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 डिग्री मिलेगी, और sin थीटा की वैल्यू ऊपर +1 मिलेगी और नीचे -1 मिलेगी, नीचे -1 मिलेगी। जबकि इस पूरी x एक्सिस पर चाहे पाई हो, मतलब इवन हो ऑड हो, डजंट मैटर, साइन थीटा हमेशा 0 बना रहेगा, साइन थीटा 0 ऑन कंप्लीट x एक्सिस, ठीक है। जबकि यहां पर cos थीटा की वैल्यू -1 होगी नेगेटिव x एक्सिस पर, और यहां cos थीटा की वैल्यू +1 होगी। तो ये साहब आपका मैंने एक मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर अब आपको हमेशा ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ये आप लोगों को करना है। तो मैं बैक टू द पवेलियन आता हूँ, वापस यहाँ पर हम करते हैं जो हम काम कर रहे थे। आप समझ में आ गया होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई, पाई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, y यहाँ पर क्या होता है cos थीटा -1, cos थीटा लिख दिया -1, तो ये 2ab -1 हुआ, तो ये प्लस इंटू माइनस एक्चुअल में क्या हो जाएगा -2ab, तो मैंने -2ab कर दिया इसको। तो अब ध्यान से देखो, a² + b² -2ab, ये क्या बना, ये a - b का होल स्क्वायर भी हो सकता है और b - a का होल स्क्वायर भी हो सकता है। सो दिस विल बी a - b का होल स्क्वायर और √of b - a का होल स्क्वायर, दोनों चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये a - b भी हो सकता है। अब r की वैल्यू जो निकल करके आनी है, और ये मिनिमम होगा, -1 मिनिमम वैल्यू होती, तो r की वैल्यू या तो a - b होगी या b - a होगी। अच्छा, आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, चाहे आप a - b करो चाहे b - a करो। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब है आपको सिंपली क्या करना है, बिग माइनस स्मॉल करना है। जो भी a और b में से जो भी मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, आपको बिग माइनस स्मॉल करना है, और फाइनल आंसर क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये r मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहां पर आप क्या लिख दो, a - b, और इस पे एक और मैग्नीट्यूड चढ़ा दो बाहर। उससे क्या होगा, अंदर वैल्यू अगर नेगेटिव भी बनेगी ना, तो ये देखो जैसे अभी यहां पर मैं लिख दूं a - b, तो यहां पर तो अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये तो आया 5 - 3, तो ये बना 2, तो 2 तो वैल्यू 2 ही रही। लेकिन अगर किसी ने 3 - 5 कर रखा है अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ a मान लो 3 है और b -5 हो गया, तो 3 - 5 ये कितना आ जाएगा, -2, लेकिन ये मैग्नीट्यूड के अंदर है और मैग्नीट्यूड से जो भी चीज बाहर निकलती है वो कितनी देती है, +2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, +2। ठीक है, तो ये कितना को समझ में आ गया। तो देखिए साहब, समझ में आ ही गया, r वैल्यू इज इक्वल टू a - b का होल मैग्नीट्यूड। अब आप चाहे छोटे स्मॉल माइनस बिग करो, कुछ भी करो, ये मैग्नीट्यूड के अंदर चल रहा है। इसका मतलब आंसर तो आएगा फाइनली पॉजिटिव, अंदर भले प्लस बन जाए चाहे माइनस बने, अंदर प्लस बने चाहे माइनस बने, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि फाइनल वैल्यू बाहर पॉजिटिव निकल करके आनी। इन जनरल फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको हमेशा बिग माइनस स्मॉल वाले फॉर्मेट में लिखो, और ये हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या दे रहा है, आर मिनिमम। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो आर वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी। तो देखो अब फिर से नीट और जेई में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द a प्लस बी मिनिमम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज द a प्लस बी मिनिमम इज इक्वल टू, फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, तो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट द, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, a प्लस बी मिनिमम, तो वो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b।
ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन जैसे लिखे जा सकते हैं क्या, a माइनस बी माइनस ए, ऐसे लिख दिया मान लो, b माइनस ए बी और सी लिख दिया मान लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए, ऐसे कुछ कुछ लिख दिया मान लीजिए, और एक और ऑप्शन दे दिया नन, मतलब ये है a। मैं क्वेश्चन ही बना देता हूं यार आप लोगों के लिए, 1 सेकेंड। अभी वो क्वेश्चन से पहले 1 मिनट ये tan अल्फा भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे सिचुएशन आसान हो। ठीक है, सेकंड सिचुएशन के अंदर देखें सब। अच्छा, ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वेक्टर इधर जा रहा है 5 मीटर का, एक वेक्टर 3 मीटर का इधर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, 5 माइनस 3 2 आना चाहिए, और 2 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इधर। तो अगर आर वेक्टर अल्फा जो बना रहा है वो ए के साथ बना रहा है तो उसकी डायरेक्शन आई कैप ही आनी चाहिए, और आई कैप के लिए कंपलसरी इसको ए की तरफ ही आना पड़ेगा, और ए की तरफ आने का मतलब है अल्फा विल बी 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ए पर ओवरलैप हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या tan अल्फा 0 ही आएगा क्या, देखते हैं साहब। tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 डिग्री, b sin 180 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 180 डिग्री। भाई अभी अभी बताया मैंने कि sin 180 डिग्री कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे आ रहा है पाई, x एक्सिस पे आने वाली सभी वैल्यूज के लिए sin थीटा कितना होता है 0। ठीक है, कंप्लीट x एक्सिस के लिए तो ऊपर 0 हो गया, और नीचे कुछ भी मान लो, ये वैसे -1 होता है तो ये हो जाएगा a माइनस बी, फाइनल आंसर 0। tan अल्फा 0, tan थीटा 0 कितने डिग्री पर होता है 0 पर होता है, 0 डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर होता है ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में आप चाहो तो 0 डिग्री ले लो या अदरवाइज 180 डिग्री भी ले सकते हो। ठीक है, अल्फा 180 0 कुछ भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बड़े बड़े वैल्यू की तरफ होगा ये हमेशा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये ले सकते हो। ठीक, अगर b अगर इधर बड़ा होता, मान लीजिए 7 मीटर होता, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होता, फाइनल आंसर b को अगर मैं 5 मीटर की जगह, सॉरी b को 3 मीटर की जगह अगर इधर बड़ा कर दूं इस तरह से 7 मीटर माइनस का आई कैप, तो यही चीज फाइनल आंसर क्या देती, ये 7 मीटर कर दिया मैंने और ये 5 मीटर है, तो आंसर किधर की तरफ आता 2 मीटर इधर की तरफ आता, और इधर को क्या बोल रहे हैं माइनस आई कैप, तो 2 मीटर माइनस आई कैप। तो आर तो ए के साथ ले रहे हो तो आर तो इधर ही चलना चाहिए, और इसका एंगल बी के साथ कितना बन रहा था 180 डिग्री, तो आप 180 डिग्री ले लो। तो ऐसा कुछ कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री लो 180 डिग्री लो, ये आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब भाई जल्दी से इसको छाप लो, फेमस क्वेश्चन है ये वाला आने वाला है ना, और ओके आई विल ट्राई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार पूछा जाता है, छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में। क्वेश्चन a प्लस b मिनिमम इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस a, ऑप्शन ए, b माइनस a, c a माइनस b, ऑलवेज d, नन। हाँ भाई कितने जने बोल रहे हैं ऑप्शन ए, तो देखो साहब एक क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं कि ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ए माइनस बी हमें पता ही है कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये तो वेक्टर में लिखा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वेक्टर की फॉर्म में अंदर चल रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब ये हो सकता था लेकिन हमेशा थोड़ी होगा। ए की वैल्यू अगर 7 है तो 7 माइनस 3, तब तक तो 4 मीटर आंसर सही था। लेकिन अगर ए की वैल्यू इस टाइम पे जैसे 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो आप तो 5 माइनस 7 माइनस 2 कह रहे हो, जबकि मैग्नीट्यूड का आंसर तो नेगेटिव आ नहीं सकता, तो ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस टाइम पे ऑप्शन आएगा डी। नन दे रखा है तो नन आएगा, उसमें क्या होगा। हाँ,
अगर मैं ये कह देता समटाइम्स, ठीक है, तो फिर ठीक होता। या ऑप्शन डी नन ना दे करके मैं ऐसे बोलता, ध्यान से देखो इसलिए मैंने बोला है ये है। अब अगर ये होता तो 100% डी आता, ठीक है। सो इस तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन डी उस टाइम पे क्या था, नन था। नन समझ में आई गई आपको बात कि भाई a माइनस बी वैक्टर चल रहे नहीं हो सकता, b माइनस ए वैक्टर चल रहे नहीं हो सकता। a माइनस बी हो सकता था जब a बड़ा होता, 7 माइनस 5 तो प्लस का 2 तो ठीक था, लेकिन अगर a छोटा हो तो आपको कंपलसरी इसको 5 मीटर जैसे इसी एग्जांपल की ले रहे हैं और -7 तो -2, जबकि मैग्नीट्यूड में आंसर नेगेटिव नहीं आता था। इसलिए हमेशा तो पॉसिबल नहीं ना, ऑलवेज भी तो लगा रखा है मैंने। नन इस टाइम पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन। और अगर इसमें यही ऑप्शन ऐसे लिख देता मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तब ये 100% ठीक है, तब इसके अलावा और कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। ये हो गए हैं साहब हमारे सारे स्पेशल केसेस, ठीक। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ?